नमस्कार, मैं संजय कुमार। भगवान बिरसा की धरती से आप सभी को जोहार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे, सानंद होंगे, अच्छे होंगे। मेरे इस सहकारी आंदोलन या सहकारी कानूनों की जागरूकता का जो ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास है कि हर व्यक्ति, हर जन जन तक सहकारी कानून पहुँचे। हर व्यक्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को भी सहकारी कानूनों की जानकारी हो और इस जानकारी का वो लाभ उठाते हुए सहकारी संकल्पना के माध्यम से अपने समाज का और अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। ये जो मेरा व्यक्तिगत प्रयास है, ये जो मेरी व्यक्तिगत कोशिश है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोशिश और मेरे इस प्रयास में आप सभी का सहयोग मिलेगा। और जो ये मेरा एक जो कदम है, इस कदम से समाज का बहुत थोड़ा ही वर्ग सही अगर लाभ उठा पाए तो मैं समझूंगा कि ये जो मेरा परिश्रम है वो सफल हो गया। सहकारी कानूनों की जागरूकता के ये मेरे व्यक्तिगत प्रयास के क्रम में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ सहकारिता की विशेषताओं का, सहकारिता के उद्देश्यों का, कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सबसे पहले हम सहकारिता या सहकारी समितियों के गठन के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। मूलतः जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सहकारिता की संकल्पना का जन्म ही औद्योगिक क्रांति के बाद से जो प्रारंभ हुआ पश्चिम के देशों से, जो आज की संकल्पना है सहकारी समितियों का, उस पे मूलतः आर्थिक पक्षों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और कुछ हद तक सामाजिक पक्षों को भी उन्नति करने का प्रयास किया गया है। तो इन आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर जोर देने के पीछे की जो मंशा रही है वो यह रही है कि महाजनों के चंगुल से किसानों और मजदूरों को छुड़ाना। आपको पता होगा कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, चूँकि कोई भी क्रांति होती है या कोई भी घटना होती है तो उसके मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं। तो औद्योगिक क्रांति ने निश्चित रूप से पूरे विश्व में विकास की एक लहर पैदा कर दी, लेकिन उसके साथ साथ कई तरह की उसके कुछ डिमेरिट्स भी सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा डिमेरिट ये था कि जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो अब औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गई और उसमें दूसरे पर निर्भरता बढ़ने लगी। और इसके चलते गांव के किसान और मजदूर जो वो अपनी ही समस्याओं में घिर गए। तरह तरह की समस्याएं उनके सामने उत्पन्न होने लगी और उनमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो अपनी खेती करने के लिए हो या जीवन यापन के लिए हो या जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण जाल में फंस जाना पड़ता था। और जो महाजन थे या बिचौलिए थे वो उनके इस मजबूरी की, इस व्यवस्था का बेजा फायदा उठाते थे और ये फायदा इतना इस स्थिति तक पहुंच जाती थी कि वो किसान और मजदूरों की जीवन पद्धति को ही पूरा नरक बना देता था। ऐसी परिस्थिति में ये संकल्पना प्रारंभ हुई कि सहकारिता के माध्यम से उन किसानों में आर्थिक क्षमता डेवलप की जाए, उन किसानों और मजदूरों को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनमें आत्मनिर्भरता पैदा की जाए, आर्थिक आत्मनिर्भरता पैदा की जाए। इसलिए इसका मूल उद्देश्य यह है कि उनका जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन जो बिचौलियों के द्वारा होता था, महाजनों के द्वारा होता था, उन बिचौलियों या महाजनों के द्वारा किए गए एक्सप्लॉयटेशन और उनके द्वारा किए गए शोषण से उन्हें निजात दिलाना, ये सहकारी आंदोलन का मूल उद्देश्य रहा है, आज भी है। दूसरा इसका मूल उद्देश्य यह है कि समाज में, खासतौर से किसानों में, खेती कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए क्रेडिट फ्लो को बढ़ाया जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नगदीकरण को किसानों के पास पहुंचाया जाए ताकि वो समय पर अपने खेती कार्य को सही ढंग से पूरा कर सके और खेती समाप्त होने के बाद जो उत्पादन हो उसको बेचने के बाद जो उनके ऊपर कर्ज है, जो अल्पकालीन ऋण है, जो अल्पकालीन साख है, उसको वो प्रतिपूर्ति कर सके, पूरा कर सके। इसलिए ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण कृषि कार्य के लिए कृषि ऋण या कृषि साख को बढ़ावा देने का भी इसका एक उद्देश्य रहा है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में जो किसान हैं या मजदूर हैं उनमें परस्पर सहायता की भावना बढ़े और एक दूसरे की सहायता के द्वारा आपसी कल्याण, आपसी विकास
के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इसका इंक्रीज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर इसका एक उद्देश्य रहा है। इसलिए कुल मिलाकर सहकारी समितियों का, सहकारी कानूनों का, सहकारी आंदोलन का एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में किसान से लेकर मजदूर तक की आर्थिक बदहाली को दूर किया जा सके, उन्हें बिचौलियों और महाजनों के चंगुल से दूर किया जा सके, उन्हें बहुत कम ऋण पर समय पर उन्हें साख की व्यवस्था हो, ताकि वो अपने जीवन यापन के कार्य को सही ढंग से संपन्न कर सके और उनमें आर्थिक उन्नति हो और अंततोगत्वा राज्य और देश की उन्नति हो। अब हम चलते हैं कि आखिर सहकारिता की विशेषता क्या है। इन सहकारी समितियों, जैसा कि आपको पता है कि सहकारी समितियां कितनी तरह की हो सकती हैं, इस पर हम लोग बाद के वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सहकारी समिति मूलतः वो समिति है जो सहकारिता के सिद्धांतों पर अमल करता है, सहकारिता के सिद्धांतों पर चलता है और सहकारी कानून, जिस राज्य की वो सहकारी समिति है उस राज्य में लॉ ऑफ द लैंड जो है, लॉ ऑफ द कोऑपरेटिव लॉ ऑफ द लैंड जो है उसके अनुरूप वो निबंधित हो। अगर वो सहकारी अधिनियम के तहत निबंधित है तो वो सहकारी समिति है। तो उनकी क्या खासियत है, उनकी क्या विशेषता है? सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो सहकारी समिति सहकारिता के सिद्धांतों पर चलता हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सहकारिता के सिद्धांतों पर चर्चा की है कि 7 सिद्धांत होते हैं, सहकारिता के 7 सिद्धांत है। इन 7 सिद्धांतों को जो समिति पालन करती है और साथ में सहकारी कानूनों के तहत वो निबंधित है, सक्रिय है, वैसे ही सहकारी समितियों को हम सहकारी समिति कहेंगे और ये उसकी विशेषता है। सहकारी समिति में सहकारी कानूनों के तहत निबंधित होना आवश्यक है, अनिवार्य है। दूसरा, उसकी विशेषता है कि उसमें कोई भी 10 आदमी मिलकर सहकारी समिति जो एक कार्य क्षेत्र में रहते हों, एक एरिया ऑफ ऑपरेशन में रहते हों, वो मिलकर किसी उद्देश्य को प्राप्त, किसी आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो अपना एक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। वो सहकारी अधिनियम, सहकारी नियमावली और उसके अनुरूप निर्मित अपने उपविधियों के तहत अपने को संचालित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कम से कम 10 व्यक्ति को संगठित होना ही आवश्यक है, अधिक की सीमा कोई निर्धारित नहीं है। सहकारी समितियों में जो सदस्य होंगे उसमें शेयर कैपिटल की संकल्पना है कि जो सदस्य उसमें अंशधारी सदस्य होंगे उन्हीं को उसमें वोटिंग राइट होगा। सबसे बड़ी खासियत उसमें यह है कि सहकारी समिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो शैशव काल है, या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, राज्य स्तर पर देखते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी देखते हैं, वो सबसे न्यूनतम रूप है वो सहकारी समितियों में। वहाँ भी वही सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक लोकतांत्रिक संस्थान होती है और उसमें जो वोटिंग राइट होता है सदस्यों का, उन्हीं सदस्यों को होगा जिन्होंने सहकारी समिति का शेयर लिए हुआ है। और उसमें ये जरूरी नहीं है कि किस व्यक्ति ने कितना कंट्रीब्यूट किया, प्रत्येक सदस्य का एक ही वोटिंग राइट होगा। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा नहीं कि जो सदस्य अधिक पैसा दे दिए, अधिक उसमें कंट्रीब्यूशन कर दिए तो उनको 2 वोटिंग राइट हो जाएंगे, 3 वोट के बराबर शक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जितने सदस्य हैं उस सहकारी समिति की, प्रत्येक को 1 वोट का ही अधिकार रहेगा। सहकारी समितियों की एक और खासियत है, विशेषता है कि वो जो सहकारी समिति जब निबंधित हो जाती है, पंजीकृत हो जाती है, तो वो अपने आप में एक लीगल स्टेटस प्राप्त कर लेता है, उसका एक वैधानिक अस्तित्व हो जाता है। वो जिस नाम से समिति पंजीकृत है, जिस नाम से समिति कार्य कर रही है, उसी नाम से वो एक लीगल बॉडी के रूप में स्थापित हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि वो अपने नाम पर कोई संपत्ति अर्जित कर सकती है, वो समिति किसी व्यक्ति को संपत्ति दे सकती है, वो समिति किसी पर वाद दायर कर सकती है। वाद मतलब माननीय न्यायालय में कोई अगर उसको डिस्प्यूट है तो किसी पर केस दायर कर सकती है। कोई दूसरा व्यक्ति उस सहकारी समिति के नाम पर वाद दायर कर सकता है, अर्थात वो एक लीगल एंटिटी के रूप में माना जाने लगता है। सहकारी समितियों में जो सदस्यता होती है वो स्वैच्छिक होती है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने सहकारिता के सिद्धांतों में बताया था कि सहकारी समितियों में सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
सहकारी समिति में कोई भी सदस्य अगर वो अर्हता धारण करता है, निर्धारित अर्हता उसके पास है, तो सहकारी समिति का वो मेंबर हो सकता है और फिर वो सहकारी समिति से जब चाहे त्यागपत्र दे सकता है या अलग हट सकता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उसमें जो व्यवस्था होगी उसकी ऑटोनोमस स्टेटस हो जाएगा सहकारी समिति का। सहकारी समितियों में स्वतंत्रता और स्वायत्तता के तथ्य स्थापित होते हैं। साथ में ही उसके एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब अगर सहकारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति निबंधित हो गई, निबंधित हो जाने के बाद उसमें मेंबर आएंगे जाएंगे, उसके प्रबंध समिति के सदस्य आएंगे जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हटेंगे, अध्यक्ष नया समय समय पर आते रहेंगे, सचिव नया समय पर उसके जितने भी पदधारी हैं वो चुने जाते रहेंगे, हटाए जाते रहेंगे, हटते रहेंगे, लेकिन वो समिति निरंतर काल तक बनी रहेगी जब तक कि वो वैधानिक तरीके से उस समिति को परिसमापित न कर दिया जाए, लिक्विडेट न कर दिया जाए, तब तक उसका अस्तित्व बना रहेगा। इसी को परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं, अर्थात वो निरंतर प्रवाहमान उसकी स्थिति रहती है। उसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है मेंबरों पे, जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्येक सदस्य प्रवेश शुल्क के साथ साथ उसमें अपने एक अंश या एक शेयर खरीदते हैं, जिससे कि उनका उसमें आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित होती है। दूसरी बात उसमें यह होती है कि सहकारी समिति जो आर्थिक गतिविधि करती है, जो ट्रांजैक्शन करती है, जो कारोबार करती है, तरह तरह के कारोबार सहकारी समितियां करती हैं, इस पर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे। लेकिन मूलतः उसमें आर्थिक जो गतिविधि वो करती है उससे जो लाभ प्राप्त होता है और जो सरप्लस बचता है, उस सरप्लस में उसके सभी अंशधारी सदस्यों के बीच उपविधि के नियमों के तहत लाभांश का वितरण किया जाता है और इस रूप में भी सहकारी समितियों के सदस्यों को आर्थिक फायदा होता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम सहकारी समितियों के उद्देश्य और सहकारी समितियों की विशेषताओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सहकारी कानूनों के बारे में जागरूक रहें और सहकारी कानूनों को जन जन तक पहुँचाएं। सहकारी कानूनों को हर व्यक्ति तक पहुँचाने का ये जो मेरा व्यक्तिगत प्रयास है, इस प्रयास से कुछ लोग भी सही अगर लाभ प्राप्त कर सकें और हमारे राज्य में, हमारे देश में सहकारिता आंदोलन को थोड़ी सी गति मिल सके, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा गिलहरी प्रयास, वो गिलहरी जो राम सेतु के निर्माण में भगवान राम के लिए सेतु बनाने में उस गिलहरी ने छोटी प्रयास की थी, वही छोटी सी गिलहरी प्रयास इस सहकारिता आंदोलन में मेरा सफल होगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा निश्चय है। धन्यवाद, नमस्कार।